welcome to student tutorial. I'm शाइस्ता खान. Please like and subscribe our channel. तो जैसा कि हमारा जो लास्ट प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसमें क्या होता है कि हमने जो ये चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन उसको कर दिया था हमने कंप्लीट. अब जैसा कि आपको पता है कि 9th में भी क्या हो रहा है, MCQs ही आएंगे इन चैप्टर्स के. तो हम आज कुछ MCQs को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है उसको भी हम इस MCQs के साथ साथ क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट कैन चेंज इट्स. जब कोई भी फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स जब किसी बॉडी पे एक्सर्ट किया जाता है तो उसके उसके में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या हम फोर्स जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स उसको लगा के हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं किसी बॉडी का. तो हम उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं, हम उसका क्या कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, हम उसका क्या कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं. हम उसके क्या करते हैं, हम उसके साइज को भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो जो ये है वो क्या है कि स्टेट तो हम चेंज भी कर सकते हैं, पोजीशन को भी हम चेंज कर सकते हैं, उसके शेप को भी हम चेंज कर सकते हैं. और जो हमारा डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, यानी हम ये तीनों को भी चेंज कर सकते हैं. हम ये तीनों ही चेंज कर सकते हैं. कैसे, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने से क्या होता है कि बॉडी जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें कई तरह के चेंजेस आ सकते हैं. तो ये सारे चेंजेस क्या होंगे, आ सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर. तो जो हमारा डी ऑप्शन है कि क्या, ऑल ऑफ द एबव, मतलब कि जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो सही होगा. ठीक है, उसके बाद है SI यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2. ठीक है, दिस यूनिट इज ऑल्सो नोन एज किलोवाट, वॉट, न्यूटन, जूल. तो किलोवाट हो नहीं सकता, वॉट भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, न्यूटन होगा. क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, न्यूटन होगा. आप देखिए कि फोर्स का इसने क्यों बोला, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है M इंटू ए. ठीक है, M का हो गया kg और A का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है हमारा एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है, वो कहता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और मास का यूनिट क्या होता है, केजी. तो इसीलिए यहाँ पे बोला है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है फोर्स का. तो उसको और किस SI यूनिट से जानते हैं, उसका एक और SI यूनिट होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है न्यूटन. क्योंकि न्यूटन ने ही फोर्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो सारी जो है वो न्यूटन ने ही दी थी. इसीलिए जो फोर्स का एक SI यूनिट होता है वो होता है न्यूटन और इसको कैपिटल N से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं. ठीक है, अब चलिए अब आगे और क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. व्हेन बैलेंस फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, द बॉडी, जब कोई बैलेंस फोर्स क्या करता है, किसी बॉडी पे एक्ट करता है, तब बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं. तो जब हम बैलेंस फोर्स की बात करते हैं तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, जिसका जो नेट फोर्स होता है, जिसका अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे तो वो क्या होगा, जीरो होगा. उसका जो नेट फोर्स आएगा वो क्या होगा, जीरो होगा. अगर किसी पेन पे इधर से जितना फोर्स लग रहा है, अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहे हैं तो उसका 5 न्यूटन का फोर्स इधर भी लगेगा. इस दोनों तरफ अगर सेम फोर्स लगेगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी पे क्या जो उसका इफेक्ट होगा वो क्या होगा, बैलेंस फोर्स, जिसका नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है. ये याद रखिएगा, नेट फोर्स जीरो, यानी उस बॉडी पे उसके बैलेंस फोर्स के टाइम कोई भी फोर्स, किसी भी तरह का फोर्स एक्ट नहीं करेगा. क्यों, क्योंकि उस पे जो फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा. क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा. तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रिमेन रेस्ट में रहेगी. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, हाँ, तो जैसे रेस्ट में है, आपने इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, तो इस पे
दोनों फोर्स क्या किए, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम था, बस डायरेक्शन चेंज था, तो इसलिए कैंसिल आउट हो गया। तो जो नेट फोर्स है वो इस बॉडी पे कुछ नहीं लग रहा है, तो इसकी वजह से ये बॉडी क्या करेगी, रेस्ट में रहेगी। अगर मान लीजिए ये बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, उसके बाद भी जो है आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, बैलेंस फोर्स लगा रहे हो, तो उस पर कोई भी नेट फोर्स तो नहीं लग रहा है, तो क्या होगा उस टाइम, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉडी है, वो रिमेन क्या होगी, मोशन में ही होगी। क्यों? क्योंकि इस पे कोई नेट फोर्स ही नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से ये अपना स्टेट चेंज करे। ठीक है, तो क्या है, मस्ट रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी, मस्ट कंटिन्यू मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ ऑलरेडी इन मोशन, यानी ए और बी दोनों ही करेक्ट है हमारा। हाँ, और मस्ट एक्सपीरियंस सम एक्सेलरेशन, नहीं, ये सही नहीं है। जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, सी। सी का मतलब क्या, बोथ ए एंड बी। सी का क्या मतलब है, बोथ ए एंड बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि ए भी सही है और बी भी सही है। अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही में रहेगी, अगर मोशन में है कोई बॉडी तो मोशन ही में रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है। Which force always opposes the motion of one body over the other body in contact with it? तो क्या होगा उस टाइम पे, क्या होगा कि जो एक बॉडी है जो दूसरी बॉडी क्या है, कांटेक्ट में है, ठीक है, तो उस बॉडी पे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा। तो जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी की क्या करती है, कांटेक्ट में होती है, तो अगर कोई बॉडी सीधे चल रही है, अगर मूव कर रही है आगे, तो दूसरी बॉडी क्या करती है, उसको उसके मोशन का क्या करती है, अपोज करती है। क्या करती है, अपोज करती है। तो ऐसा फोर्स जो कि कांटेक्ट में रहने वाली दो बॉडी जिसमें से एक बॉडी अगर मूव कर रही है आगे, तो दूसरी बॉडी क्या करेगी, उसका अपोज करेगी। क्या करेगी, उसका अपोज करेगी। तो ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है आगे और दोनों अगर कांटेक्ट में है, तो अगर कोई बॉडी आगे मूव कर रही है तो दूसरी बॉडी क्या करती है, उसको फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या करती है, उसके मोशन का अपोज करती है। क्या करती है, उसके मोशन का अपोज करती है। तो हमारा जो आंसर होगा फ्रिक्शनल फोर्स बी, वो करेक्ट होगा। क्या होगा, वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, ये वाला हमारा आंसर ये सही होगा, बी फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम और भी क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम अपना 5th क्वेश्चन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। द पीपल इन अ बस आर पुश्ड बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट सडनली बिकॉज ऑफ। अब क्या होता है कि जब आप बस में खड़े हुए हो, हाँ, और क्या हुई, अचानक से बस क्या हुई, स्टार्ट हो गई। अचानक से क्या हुई, बस क्या हुई, स्टार्ट हो गई। तो आपकी बॉडी तो क्या है, रेस्ट में है। अब क्या है, बस जो है वो करने लगी है क्या, मोशन। ठीक, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उस मोशन का अपोज करेगी। क्या करेगी, उस मोशन का अपोज करेगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी थी रेस्ट में, अब उसको मोशन करना पड़ेगा, तो उसका क्या करती है, अपोज करती है। अपोज करने की वजह से क्या होता है कि आप जो है पीछे की तरफ क्या होता है कि बैकवर्ड पुश हो जाते हो, बैकवर्ड चले जाते हो। क्यों? क्योंकि बस तो हो गई है मोशन में और आपके जो लेग हैं वो कांटेक्ट में है बस के, तो आपके लेग भी जो है क्या करते हैं, वो बस के साथ साथ क्या करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं। लेकिन आपकी जो अपर बॉडी रहती है वो अभी रेस्ट में ही रहती है और वो इस मोशन का अपोज करती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, पीछे हो जाती है, वो थोड़ा सा बैकवर्ड पुश हो जाती है। ठीक, ये होता क्यों है, जब हम अपने स्टेट को चेंज करने का अपोज करते हैं, वो होता है इनर्शिया की वजह से। वो क्या होता है, इनर्शिया की वजह से। तो ये क्या होगा, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, मतलब कि हम अपने जो रेस्ट पोजीशन है उसका मतलब कि रेस्ट पोजीशन है उसको ना चेंज करने के लिए क्या कर रहे हैं, मोशन का अपोज कर रहे हैं। ठीक है, क्या है, मोशन का अपोज कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि जब आप बस में खड़े हो
तो बस क्या होती है, पहले तो रेस्ट में रहती है, तो आपकी बॉडी भी रेस्ट में रहती है, और जैसे ही बस अचानक से स्टार्ट हो जाती है तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ पुश हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि बस जो है वो मोशन करना स्टार्ट करती है, बस के साथ कांटेक्ट में होता है आपका लेग, जो कि वो भी स्टार्ट कर देता है मोशन करना बस के साथ, लेकिन आपकी जो अपर बॉडी होती है वो अभी भी रेस्ट में रहती है, उसको पता नहीं होता है कि बस जो है वो मोशन करने लगी। तो वो क्या करती है, वो अपोज करती है, वो पीछे हो जाती है, लेकिन फिर उसको लगता है कि नहीं, अब अपोज करने से कोई फायदा नहीं है, अब बॉडी जो है रेस्ट से अब उसको मोशन में जाना ही है। तो वो जो बैकवर्ड होते हैं वो होता है इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट की वजह से होता है। तो इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन नहीं, इनर्शिया ड्यू टू मोशन भी नहीं, एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं, और हमारा जो डी ऑप्शन है इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, वो क्या होगा, वो आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है अ वाटर टैंक फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट is moving with a uniform speed on sudden application of the brake the water in the tank would। अब क्या हुआ कि कोई भी टैंक है जिसमें जो वाटर फिल है वो कितना है, 2/3, पूरा फिल नहीं है, 2/3 है। ठीक है, अब वो वाटर जो है किसी भी ट्रक पे या किसी भी व्हीकल पे रख के वो क्या हो रही है, जो टैंकर है वो क्या हो रही है, मूव हो रही है। ठीक है, तो अब भाई जब मूव हो रही है तो उस टैंकर में रखा हुआ पानी भी क्या होगा, मूव होगा। क्या होगा, वो टैंकर के साथ साथ वो भी क्या होगा, मोशन में होगा। लेकिन जैसे ही टैंकर ने क्या हमारा ब्रेक अप्लाई किया, क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, तो टैंकर तो रुक जाएगा, लेकिन जो टैंकर के अंदर का पानी है, जो टैंक के अंदर का पानी है, वो तो भाई मोशन में था ना, तो वो तो भाई अब मोशन के हिसाब से वो कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। क्या होगा, आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड जाएगा। क्या होगा, मूव फॉरवर्ड जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो मोशन में था और जो टैंकर है वो अचानक से क्या हो गई, रेस्ट में आ गई, तो वो क्या होगा, वो आगे की तरफ जाके फिर वो रुकेगा। ठीक है, जो वाटर होगा वो मूव फॉरवर्ड होगा। ये भी एग्जाम्पल है, और एक ये भी एग्जाम्पल अगर हो सकता है कि अगर आप किससे चल रहे हो, कार से चल रहे हो, और जब कार में अचानक से ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आप आगे की तरफ क्यों चले जाते हो, वो इसलिए जाते हो कि पहले तो क्या थी, कार भी मूव कर रही थी, आप भी मोशन में थे उसके साथ साथ, लेकिन कार ने जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुआ तो कार हो गई रेस्ट में, लेकिन आपकी बॉडी अभी भी क्या थी, मोशन में थी, इसीलिए आप आगे की तरफ थोड़ा मूव फॉरवर्ड हो जाते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मूव बैकवर्ड नहीं होगा, मूव फॉरवर्ड होगा। जो वाटर जो टैंकर में जो पानी था वो क्या हो जाएगा, मूव फॉरवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूव फॉरवर्ड। कभी भी अगर आप किसी भी बॉटल में ही अगर आप देखो उसको हिला, मतलब ऐसे आगे बढ़ाते ले जाओ तो पानी ही बढ़ता है, और अगर आप अचानक से उसको रोक दो, अगर पानी पूरा भरा ना हो तो वो क्या होगा, पानी फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, चलिए अब और क्वेश्चंस को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं या डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम अपना क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको किस और नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से। क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जानते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हमने इनर्शिया कहाँ पढ़ा था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ही पढ़ा था इनर्शिया। ठीक है, फिर क्या है, द रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन मास एंड फोर्स इज गिवन बाय, तो जो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है तो उसमें क्या है, उसमें हमको एक रिलेशन मिला था कि F इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशन तो नहीं दिखाई दे रहा है, इसने क्या किया, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। तो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो a इंटू एफ यहाँ से कभी नहीं हो सकता है, F इक्वल टू m इंटू ए हो ही नहीं सकता, F इंटू एम इक्वल टू ए ये भी नहीं हो सकता। अगर हम D की बात करें तो D यहाँ पे जरूर इस ये जो फॉर्मूला है उसको हम D के जैसा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, A को अगर हम
रहने दें तो f क्या हो जाएगा, f अपॉन m हो जाएगा। अगर a को हम यही रहने दें तो m कहाँ चला जाएगा, f के अपॉन में चला जाएगा। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, वो क्या होगा, वो होगा करेक्ट। ठीक है, अब हम और भी क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्या है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो उसमें क्या है, अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 20 kg, जो एक वुडन ब्लॉक है उसका मास कितना दिया है, 20 kg, एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट अप्लाइड फोर्स ऑन द ब्लॉक। ठीक है, ठीक, अब हमको क्या करना है, फोर्स निकालना है। तो अभी जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, F इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है, तो हमको क्या बोला है, फोर्स निकालने को, और जबकि हमें m और a दे रखा है, तो m क्या है 20 kg और एक्सेलरेशन क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना हो गया 24 × 80 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको 80 न्यूटन भी हम कह सकते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, वो क्या होगा, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब हम जल्दी से दूसरा क्वेश्चन भी क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज ट्रू एज पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, कि कहता है एक्शन एंड रिएक्शन बोथ द फोर्सेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। क्या होते हैं, दोनों ही फोर्स, एक्शन और रिएक्शन का जो फोर्स होता है वो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, इक्वल होता है, और जो उसका डायरेक्शन होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे कि हमने आपको एक एग्जांपल दिया था वॉक करने वाला, तो हम अपने पैरों से, अपने लेग से क्या करते हैं, ग्राउंड पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्शन का फोर्स अप्लाई करते हैं, और उसके रिएक्शन में ग्राउंड भी हम पर एक फोर्स अप्लाई करती है, उतने ही मैग्नीट्यूड का, जितने मैग्नीट्यूड का हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया था, बट उसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। हम उसको नीचे की तरफ फोर्स एक्ट करते हैं उस पर, और जो ग्राउंड होता है वो हमको ऊपर की तरफ क्या करता है, फोर्स एक्ट करता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम वॉक कर पाते हैं, हम आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हम पे क्या करता है, रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है। रिएक्शन फोर्स की वजह से हमें एक तो फोर्स मिलता है, एक्सटर्नल फोर्स मिलता है, जिससे कि हम आगे बढ़ जाते हैं और हम वॉक कर पाते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, ये होगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो जो हमारा आज की क्लास थी एमसीक्यूज की, वो यहीं पे फिनिश हो रही है। आई होप कि आपको ये जितने भी एमसीक्यूज इस क्लास में बताए गए हैं, समझाए गए हैं, आपको वो समझ में आया होगा। अब हम जो है वो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी हम कुछ एमसीक्यूज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।